देखिए यहां पर इस सेक्शन में जो बात की गई है, आज जो हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन नंबर चैप्टर नंबर जो आपका 9 है, ठीक है, एविडेंस एक्ट के अंदर, इंडियन एविडेंस एक्ट। इसके अंदर जो है सेक्शन नंबर जो 9 है आपका, चैप्टर नंबर जो 9 है, उसका जो टॉपिक है वो क्या है? विटनेस, यही है ना। तो विटनेसेस के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हमें ये पता चलता है कि विटनेसेस का कुछ कंडीशन उसके ऊपर अप्लाई होती है कि कौन व्यक्ति विटनेस होगा, हु कैन टेस्टिफाई या हु मे टेस्टिफाई। तो यहां पर आपको पता चलता है इस बात के बारे में कि टेस्टिफाई करने का अधिकार केवल उसी व्यक्ति को हो सकता है जो साउंड माइंड का होगा, जो सही होगा, जो फिट होगा, जो हम सवाल कर रहे हैं जो जवाब वो उसका उचित जवाब दे रहा हो। पता चला कि हम पूछ कुछ रहे हैं और बता कुछ रहा है, तो वो रैशनल जवाब नहीं दे पा रहा है, तो फिर उसको कॉम्पिटेंट विटनेस कैसे कह सकते हैं ऐसे केस में जब रैशनल जवाब दे ही नहीं रखता। तो इसीलिए सेक्शन नंबर 118 जो है इसी तरीके की कंडीशंस के बारे में बात करता है और बताता है कि कौन कौन व्यक्ति विटनेस बन सकता है, और उसके अलावा उन्होंने बता दिया कि कौन कौन नहीं बन सकता। जैसे कि टीनेजर है कोई बच्चा, टेंडर ईयर का है, ठीक है, टीनेजर का तो है लेकिन वो अनसाउंड माइंड है तो फिर वो विटनेस नहीं हो सकता। अगर ऐसी केस में वो टेंडर ईयर का है, मतलब बहुत ज्यादा छोटा है और वो कैपेबल नहीं है जवाब तो जब देगा जब सवाल समझेगा, सवाल ही नहीं समझ में आ रहा उसको, तो फिर ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो ऐसी स्थिति के लिए वहां पर आपको बताया गया है कि भाई वहां पर वो कॉम्पिटेंट होगा या नहीं होगा। इसी तरीके से वहीं पर सेक्शन नंबर 118 में एक और चीज बताई हुई थी आपके लिए, वो है कि क्या ल्यूनेटिक पर्सन जो है, जो ल्यूनेटिक पर्सन वो होते हैं कि अभी तो सही है, थोड़ी देर बाद उनकी तबीयत सही नहीं रही या वो समझ नहीं पा रहे कोई चीज, तो अगर क्या ल्यूनेटिक पर्सन भी कॉम्पिटेंट हो सकता है क्या? तो सेक्शन नंबर 118 कहता है कि हाँ बिल्कुल हो सकता है। फिर इसके बाद आता है कि क्या डम्ब पर्सन, जो व्यक्ति बोल नहीं सकता, ठीक है, वो बोलने में कैपेबल नहीं है, क्या वो व्यक्ति भी क्या जो है ऐसा व्यक्ति क्या विटनेस बन सकता है? तो सेक्शन नंबर 119 जो है, सेक्शन नंबर 118 तो कहता है कि कौन कॉम्पिटेंट होगा विटनेस बनने के लिए। सेक्शन 118 भी इसी बात की बात कर रहा है, लेकिन स्पेसिफिक मैटर किससे रिलेटेड? डम्ब पर्सन से रिलेटेड, ठीक है। तो डम्ब पर्सन से रिलेटेड की बात करता है यहाँ पर, तो यहाँ पर केवल इसी के बारे में बात कर रहा है, तो सेक्शन नंबर 119 जो है आपका केवल उसके ऊपर अप्लाई हो जाता है। तो कह रहा है कि क्या डम्ब पर्सन जो है आपका, जो बोल नहीं सकता, गूंगा है, तो क्या वो भी विटनेस बन सकता है? तो बन सकता है। अब वो बोल ही तो नहीं सकता है और सब समझ तो सकता है, तो फिर वो क्या करेगा ऐसे केस में? कैसे विटनेस बनेगा? लिख देगा, और जो उसका द्वारा जो चीजें लिखी गई होंगी वो कैसे मानी जाएंगी? वर्बल मानी जाएंगी, रिटन मानी जाएंगी? वो सारा का सारा वर्बल ऐसे माना जाएगा कि जैसे उसने खुद ने ही वो चीजें बोली हैं, ठीक है। तो सेक्शन नंबर 119 इसके बारे में बता रहा था। सेक्शन नंबर 120 भी इसी तरीके की बात करता है आपके सामने, और सेक्शन नंबर 120 जो है वो बताता है आपको पार्टीज टू द सिविल सूट एंड देयर वाइफ और हस्बैंड ऑफ वाइफ ऑफ पर्सन अंडर क्रिमिनल ट्रायल। ये बात समझ में आई थी आपको? क्या मतलब है इसका? कॉम्पिटेंसी की बता रहा है, लेकिन इन जनरल इसके बारे में मैंने आपको वहां पे बताया था कि भाई जो पिछला लेक्चर जो आपने सुना है उसके अंदर ये बताया था कि वैसे तो हस्बैंड जो है वो तो सूट फाइल कर सकता है, लेकिन वाइफ को इस तरीके का कोई अधिकार नहीं था। लेकिन यहां पर इस तरीके का अधिकार जो है आपको हस्बैंड को भी और उसकी वाइफ को, दोनों को ही इस तरीके के अधिकार दिए गए हैं सेक्शन नंबर 120 के अंतर्गत कि वो दोनों ही क्या कर सकते हैं? सूट फाइल कर सकते हैं। और सूट फाइल केवल क्या सिविल केसेस में ही कर सकते हैं क्या? तो कह रहा है क्रिमिनल केसेस में भी सूट फाइल कर सकते हैं। इसलिए ऐसा लिखा हुआ है कि जैसे बात समझो कि सपोज करो, वैसे तो इन जनरल मना कर रखा है कि आप क्यों मना कर रखा है इन चीजों के बारे में? इसलिए मना कर रखा है कि हस्बैंड वाइफ को कॉम्पिटेंट नहीं समझाता था पहले, क्योंकि उसका विटनेस के तौर पर लेते नहीं थे, उसे दबा देते थे, तो कुछ बोल नहीं सकती थी अपने हस्बैंड के खिलाफ, कुछ भी बयान नहीं दे सकती थी, ना सूट फाइल करने का अधिकार था।
लेकिन इसी चीज को ध्यान में रखते हुए कह रहे हैं कि नहीं, वो भी अपना, उसका भी खुद का राइट है, उसकी भी कुछ वो चीजें होती है, उसका भी फंडामेंटल राइट है, उसके भी अधिकार है, वो भी सूट फाइल कर सकती है किसी पे भी। वो क्या हस्बैंड पे कर सकती है, तो हस्बैंड वाइफ पे कर सकता है, वाइफ हस्बैंड पे कर सकती है। इसी तरीके की कॉम्पिटेंसी जो है सेक्शन नंबर 120 में बताई हुई है। देखिए, इन ऑल सिविल प्रोसीडिंग पार्टीज टू द सूट, कह रहा है कि जो भी सिविल प्रोसीडिंग होती है, सिविल प्रोसीडिंग कौन सी होती है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई और कोई मैटर हो, नेचर कैसा हो उसका, सिविल हो, तो उस केस में पार्टीज टू द सूट कौन है, हस्बैंड और वाइफ है। तो फिर क्या वो एक दूसरे के खिलाफ या वो एक दूसरे के लिए कॉम्पिटेंट विटनेस बन सकते हैं, तो कह रहा है कि शैल बी कॉम्पिटेंट विटनेस। लेकिन क्या क्रिमिनल केसेस में भी ऐसा हो सकता है क्या, तो कह रहा है कि बिल्कुल क्रिमिनल केसेस में भी वो कॉम्पिटेंट विटनेस जो हस्बैंड और वाइफ है दोनों ही बन सकते हैं एक दूसरे के लिए। क्लियर। तो ये बात कॉम्पिटेंसी की बात सेक्शन नंबर 119 जो 120 जो है वो भी स्पेसिफिक है कि नहीं है। जनरल रूल तो ये है, ठीक है, जनरल रूल तो कहता है कौन कौन कॉम्पिटेंट हो सकता है गवाही देने के लिए। यहां पर कह रहा है कि डम पर्सन भी हो सकता है, कह रहा है हाँ बिल्कुल हो सकता है। यहां पर क्या बता दिया, हस्बैंड और वाइफ के बारे में बता दिया, वो भी कॉम्पिटेंट है। क्लियर। आगे है सेक्शन नंबर 121, यहां पर जज और मजिस्ट्रेट की बात कर रहे हैं, क्या जज भी कॉम्पिटेंट विटनेस बन सकता है किसी केस में, हाँ? क्या जज और मजिस्ट्रेट जो है किसी केस में कॉम्पिटेंट विटनेस बन सकते हैं, तो कह रहा है कि वैसे तो इन जनरल तो नहीं बनते, वो क्यों बनेंगे, लेकिन कोई ऐसी वारदात जो उनके सामने हुई है, ऐसा कोई केस उनके सामने हुआ है जो कोर्ट में, जैसे सपोज करो कोई व्यक्ति लड़ाई झगड़ा कर रहा है, तो उसके गवाह तो वो खुद ही है ना, साक्ष्य है वो कि उन्होंने देखा ऐसा। तो ऐसे केस में वो, लेकिन किसी केस को वो सुन रहे हैं तो उसके साक्ष्य नहीं दे सकते, वो उसका विटनेस नहीं बन सकते, क्योंकि वो तो जुडिशियल प्रोसीडिंग में एक्ट कर रहा है जज की तरह, और जज थोड़ा ना देगा इस तरीके की चीजों के बारे में। लेकिन वहां पर अगर लड़ाई झगड़े हो रहे होंगे या कोई और कार्रवाई हो रही होगी या कंटेम्प्ट कर रहा है कोई किसी केस का, तो फिर उस केस में तो कॉम्पिटेंट बन सकते हैं, वैसे नहीं बन सकते। देखो क्या लिखा है, देखा नहीं कभी बंदूक निकाल लेता है एक व्यक्ति जज के सामने और दूसरे को मारने की कोशिश करता है, तो वो उसके सामने हो रही है ना चीजें, तो वो उस केस में बन सकता है। इसलिए देखो क्या लिखा है, नो जज और मजिस्ट्रेट shall except upon the order of the some court to which he is subordinate be compelled to answer any question to his own conduct in the court as a judge और मजिस्ट्रेट। क्या कह रहा है कि ना तो जज को और ना ही मजिस्ट्रेट को किसी भी तरीके से बाध्य किया जा सकता। भाई वो कॉम्पिटेंट तो है कि नहीं कॉम्पिटेंट, सुन भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं, सब काम हो रहे हैं, लेकिन ये कह रहा है कि उनको, जज को और मजिस्ट्रेट को किसी भी तरीके से किसी केस में बाध्य नहीं किया जाएगा। किस बात के लिए, कॉम्पिटेंट विटनेस बनाने के लिए, विटनेस के तौर पर उसको बुलाया गया और उससे क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते किसी तरीके के, किसी केस के रिगार्डिंग, ठीक है। लेकिन कौन बुला सकता है ऐसे केस में, तो कह रहा है कि जिसका वो सबॉर्डिनेट होगा, जैसे कि अपील हो रही है, रिवीजन हो रही है, ठीक है, तो उस केस में कोर्ट को लग रहा है कि भाई इसने ऐसे कैसे कर दिया, चेक किया उसके सुपीरियर मजिस्ट्रेट ने, उसको लगा कि यार ये कैसे काम हो रहा है, तो फिर ऐसे केस में जो सुपीरियर कोर्ट है उसका जो जज है वो उस पर्टिकुलर छोटे जज को, जो अपने से नीचे वाला जज है, उसको बुलवा सकता है और फिर वो गवाही दे सकता है, इसलिए वहां पर वो एक्सेप्शन के तौर पर काम करता है, ठीक है। लेकिन जनरल रूल क्या है कि जज और मजिस्ट्रेट क्या कॉम्पिटेंट विटनेस बन सकते हैं, क्या बन तो सकते हैं, लेकिन क्या हो सकता है, किसी पर्टिकुलर केस के लिए उसको बाध्य नहीं किया जा सकता किसी तरीके से, ठीक है। एज टू एनी विच कम इन टू हिज नॉलेज इन सच जज और मजिस्ट्रेट, जैसे कि उसकी नॉलेज में कहीं से कोई बात आई है मजिस्ट्रेट के में, ठीक है, या जज के में आई है। अब वो नॉलेज में कहां से आई है, जैसे कि जुडिशियल प्रोसीडिंग चल रही है उस दौरान आई हो, तब भी आप उसे बाध्य नहीं कर सकते। लेकिन कब कर सकते हो, तो कह रहा है बट ही मे बी एग्जामिन्ड एज टू द मैटर विच कंसर्न इन हिज प्रेजेंस व्हाइल ही वाज सो एक्टिंग, जब वो एक्टिंग कर रहा है, ठीक है, किसी मैटर को सुन रहा है और उस टाइम पर कोई भी घटना घटित होती है, तो उस केस में उन सब बातों के बारे में वो बता सकता है।
वो कॉम्पिटेंट विटनेस के तौर पे बन सकता है। जैसे कि एक एग्जांपल देखिए, ज्योति जी सेक्शन नंबर 121 निकाल लेना। यहां पर लिखा हुआ है ए ऑन हिज ट्रायल बिफोर अ कोर्ट ऑफ सेशन सेज दैट डिपोजिशन वाज इम्प्रॉपरली टेकन बाय बी। अब ए कौन है यहाँ पर? ए जो है ऑन हिज ट्रायल बिफोर अ कोर्ट ऑफ सेशन, ए का ट्रायल हो रहा है किसके सामने? कोर्ट ऑफ सेशन के सामने। और जो ए है वो क्या कहता है कि साहब, क्या कह रहा है कि साहब मेरा जो है डिपोजिशन जो है, जो हमारे जो बयान लिए गए हैं वो इम्प्रॉपरली तरीके से लिए गए हैं मजिस्ट्रेट बी के द्वारा। ये बात किसने कही है? ए ने कही है कि वो अनफेयर तरीके से हुए हैं, क्योंकि मेरे से तो कुछ पूछा ही नहीं गया, सारी बातें उसी से पूछी गई, मेरे साथ तो बायसनेस हो गया और उस मजिस्ट्रेट के द्वारा किया गया है। ऐसी एप्लीकेशन मजिस्ट्रेट की कहां कर दी उसने? कोर्ट ऑफ सेशन में। तो फिर ऐसे केस में क्या हुआ कि बी नेट कैन नॉट बी कंपेल्ड टू आंसर द क्वेश्चन। अब बी वैसे तो कंपेल किया ही नहीं जा सकता था मजिस्ट्रेट के द्वारा, लेकिन कब किया जा सकता है? तो कह रहा है कि जब तक कि सुपीरियर कोर्ट का कोई स्पेशल ऑर्डर ना आ जाए। क्लियर हो गई बात? इसी तरीके से बी इलस्ट्रेशन देखो इसका, सेक्शन नंबर 121 का। A is accused before a court of session having been given false evidence before B a magistrate। A जो है वो अक्यूज है, ठीक है, और किस बात का अक्यूज है? उसे कोर्ट ऑफ सेशन में लाया गया क्योंकि उसने फॉल्स एविडेंस दिए थे किसके सामने? बी नाम के मजिस्ट्रेट के सामने। अब बी के सामने जब फॉल्स स्टेटमेंट दिए तो क्या हुआ? उसने क्या किया? कंटेम्प्ट कर दिया कि नहीं कर दिया? तो फिर ऐसे केस में कह रहा है कि बी कैन नॉट बी आस्क्ड व्हाट से सेड। अब बी से ऐसी कोई बात नहीं पूछी जा सकती मजिस्ट्रेट के द्वारा कि ए ने ऐसा कहा था या नहीं कहा था, लेकिन एक्सेप्ट अपॉन द स्पेशल ऑफ द ऑर्डर ऑफ द सुपीरियर कोर्ट। जैसे कि ए ने जो जो बातें कही हैं, ये बात समझना कि ए जो है वो अक्यूज है कोर्ट ऑफ सेशन के अंदर, उसने कोई फॉल्स एविडेंस दिए या कुछ भी हुआ है वहां पर, ठीक है। अब वहां पर फॉल्स एविडेंस दिए हैं किसने? ए नाम के अक्यूज ने। तो बी नाम का जो सी नाम का जो पार्टी है वो कह रहा है कि साहब इसने फॉल्स एविडेंस दिए बी मजिस्ट्रेट के सामने, आप चाहो तो बी नाम के मजिस्ट्रेट को बुला के पूछ लो। लेकिन क्या कर सकता है ऐसा कोई? बी को बुलवा सकता है क्या बी नाम के मजिस्ट्रेट को? क्योंकि वो नहीं बुलवाया जा सकता, उसे कंपेल नहीं किया जा सकता, उसे बाध्य नहीं किया जा सकता। लेकिन कब किया जा सकता है उसे बाध्य? स्पेशल ऑर्डर ऑफ द सुपीरियर कोर्ट। क्लियर हो गई बात? ऐसे ही सी इलस्ट्रेशन भी देख लीजिए। A is accused before a court of session of the attempting to murder a police officer while the on his trial before B a session judge। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, सेशन जज के सामने उसका ट्रायल चल रहा था, अक्यूज लेके आया गया था, और जब कोर्ट ऑफ सेशन के अंदर जब सेशन जज उसके ऊपर कार्रवाई कर रहा था, उस टाइम पर देखा गया कि वो व्यक्ति जो है पिस्तौल निकालकर पुलिस पर हमला कर रहा है या अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहा है, मर्डर करने की कोशिश कर रहा है। तो फिर ऐसे केस में बी जो है, बी नाम का जो सेशन जज था वो क्या कर रहा था उस टाइम पे? एग्जामिन कर रहा था ना। तो अब क्या वो ऐसे केस में उसे बुलाया जा सकता है क्या? अब तो विटनेस के तौर पे आ सकता है ना वो, तो फिर हो सकता है। तो इस तरीके की कुछ कंडीशन है जहां पर 121 लागू हो जाता है। तो यहाँ पर पता चल जाता है कि कब तो जज को और मजिस्ट्रेट को, है तो कॉम्पिटेंट विटनेस ये भी, क्योंकि ये सुन भी सकते हैं समझ भी सकते हैं, इनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन क्या कह रहा है कि इनको बाध्य नहीं किया जा सकता। लेकिन कौन सी कंडीशन है वो? तो स्पेशल ऑर्डर बाय द सुपीरियर कोर्ट, और दूसरा जब वो एग्जामिनर ट्रायल कर रहे हो तो ऐसे। इसी तरीके से सेक्शन नंबर 122 देखिए। सेक्शन नंबर 122 जो है वो कम्युनिकेशन ड्यूरिंग द मैरिज कह रहा है। किसकी बात कर रहा है? कम्युनिकेशन ड्यूरिंग द मैरिज। मैरिज के दौरान, अब मैरिज किसकी होगी? अरे वो एक तो हस्बैंड की उसकी वाइफ से हुई है। अब इन दोनों के बीच में सपोज करो कोई कम्युनिकेशन हुई है, मतलब बातचीतें हुई है किसी बात को लेकर के, लेकिन वो हुई कब है? ड्यूरिंग द मैरिज हुई है। अब देखो हस्बैंड जो है वो अपनी बात अपनी पत्नी को सारी बातें बता सकता है कि नहीं बता सकता? और वाइफ भी अपनी पति की वाइफ भी जो है अपने पति को सारी बातें बताती है जो भी उसके साथ घटना हुई है। अब वो प्राइवेट भी हो सकती है कि नहीं हो सकती?
अगर उसको नहीं बताएगा तो फिर किसको बताएगा? और वाइफ जो है सीधे जाकर के जो जो बातें इससे करी हैं, हस्बैंड ने जो जो सच उगल दिया उसको, वो सारी बातें जाकर के किसको बता देती है? कोर्ट में जाके बता देती है, सब ऐसे ऐसे इसने मेरे को बताया कि मर्डर कर दिया इसने। तो फिर ऐसे केस में तो हस्बैंड तो फंस गया, कहेगा मैंने तो बस चुगली कर, ये तो चुगलखोर निकली, इसने तो सारी बातें बता दी बाहर जाके। तो फिर ऐसे केस में क्या होगा? तो क्या ऐसे केस में वाइफ को छूट दी जाए? फिर तो कोई भी हस्बैंड डरेगा अपनी बातें बताने से वाइफ को, और वाइफ भी हस्बैंड को बताने में डरेगी। तो इसी केस में, इसलिए इसमें प्रिविलेज कम्युनिकेशन की बात की गई है। किसकी की गई है? प्रिविलेज कम्युनिकेशन। कि कम्युनिकेशन जब हस्बैंड और वाइफ के बीच में हो रही है, लेकिन ध्यान रखने वाली बात क्या है कि उनकी शादी हो गई है तब की बात है, ना तो वो आफ्टर डिवोर्स की बात होती है। अगर डिवोर्स के बाद अगर ऐसी कोई कम्युनिकेशन होती है तब कोई छूट नहीं मिलेगी। डिवोर्स हो गया है, फिर उन्होंने बातचीत करी है, फिर छूट नहीं मिलेगी, फिर तो उनके अगेंस्ट एविडेंस दिए जा सकते हैं। दूसरी बात कौन सी है बताओ? दूसरी बात है बिफोर मैरिज। अरे वो उनकी इंगेजमेंट हो गई तब भी हस्बैंड वाइफ थोड़ा ना वो, तब उन्होंने आपस में एक दूसरे से कोई बात शेयर करी है, तो उनके बारे में भी कहा जा सकता है। अब जो इनके द्वारा आपस में जो भी बातें करी जा रही हैं, वो शेयर कौन सी बात हो रही है? वो एक तरीके से कन्फेशन हो गया कि नहीं हो गया? एडमिशन हो गया कि नहीं हो गया? आपने पढ़ा ना एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशन और एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन, तो वो चीज के अंदर आ जाएगा। फिर ये कहां दे सकते हैं अपनी बातें? कोर्ट के सामने उन पर्टिकुलर सेक्शंस के अंदर दे सकते हैं। क्लियर हो रही बात? अगर ड्यूरिंग द मैरिज हुई है और हस्बैंड या वाइफ ने कोई बात कही है तो उनको कंपेल भी नहीं किया जा सकता, उनसे वो बताने के लिए लायबल भी नहीं है। ज्योति जी समझ में आ रही है बात? आपकी आवाज नहीं आती आजकल, पता नहीं क्यों। चलिए आगे देखिए क्या लिखा है सेक्शन नंबर 122 में, लैंग्वेज पढ़ लेते हैं इसकी। नो पर्सन हु और हैज बीन मैरिड शैल बी कंपेल्ड, मतलब पर्सन हु इज, जो व्यक्ति या जिसकी शादी हुई है या जिसकी शादी हो चुकी हैज बीन, तो शैल नॉट बी कंपेल्ड, उसको बाध्य नहीं किया जाएगा। तभी तो प्रिविलेज मिल गई ना उसे, तो प्रिविलेज मिल गई उसको कि उसे बाध्य नहीं किया जा सकता। किस बात के लिए? टू डिस्क्लोज एनी कम्युनिकेशन मेड टू हिम। तो यहां पर अब पर्सन हु कौन है? पर्सन में हस्बैंड और वाइफ दोनों आ गए कि नहीं आ गए? दोनों आ गए। और उनके बीच में कोई भी कम्युनिकेशन हुई है ड्यूरिंग द मैरिज बाय एनी पर्सन टू हुम ही इज और हैज बीन मैरिड। अब जिसके साथ भी हुई है उसके सामने उसने कम्युनिकेशन करी है, ड्यूरिंग द मैरिज करी है, तो नॉर शैल ही बी परमिटेड टू डिस्क्लोज, और ना ही उसको परमिशन दी जाएगी। अगर वो कहेगी ना कोई बात जा करके वहां पर, या हस्बैंड कहेगा, तब भी उसको परमिशन ऐसी नहीं दी जाएगी। नहीं तो फिर तो एक दूसरे की पोल खोली जाएगी और उससे क्या होगा? नुकसान होगा। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि फिर कोई आपस में एक दूसरे को कोई बात बताएगा कि अपनी, फिर तो अकेला अकेला घूमेगा बेचारा। तो फिर इसी चक्कर में कह रखा है कि भाई ये दोनों, नहीं तो इनमें क्या होंगे? डिस्प्यूट हो जाएंगे। अगर इसने अपनी बात इसको बता दी तो इनके तलाक हो जाएंगे ना, कहेगा धोखा दे दिया, विश्वास नहीं है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। इस चक्कर में दोनों के लिए मना कर दिया। ना तो उनको बाध्य किया जा सकता है, और अगर वो खुद कहना चाहे तो उनको परमिशन भी नहीं दी जाएगी। इसलिए लिखा है नॉर शैल ही बी परमिटेड टू डिस्क्लोज एनी सच कम्युनिकेशन। लेकिन कब की जा सकती है? अंडरलाइन कीजिए यहां से, आप चाहो तो निशान लगा लीजिए, अनलेस से। अब बता रहा है एक्सेप्शन कि कब कब इनके द्वारा ऐसी कम्युनिकेशन में कम बातें बताई जा सकती है किसी को, और कब बाध्य किया जा सकता है इनको। तो कह रहा है पर्सन हु मेड इट, अनलेस पर्सन हु मेड इट, जिसने कोई बात कही है, और हिज रिप्रेजेंटेटिव इंटरेस्ट कंसेंट, मतलब जिसने जो बात कही है अगर उसने अपनी कंसेंट दे दी कि हाँ तुम बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे वाइफ जो है वो हस्बैंड की बात बताना चाहती है किसी को, तो हस्बैंड ने अगर कह दिया कि हाँ कोई दिक्कत नहीं, तुम बता दो मैं देख लूंगा, तो फिर बता सकती है। या उसका रिप्रेजेंटेटिव जो है वो अगर कोई बात कह रहा है तो फिर भी बता सकते हो, वैसे नहीं बता सकते। दूसरा क्या है?
except in suit between the married person or proceeding in which one married person is prosecuted for any crime committed against the other। अब कह रहा है कि भाई वैसे तो कर लेते, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन आपने क्या किया है, किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई कर दी है जैसे कि मर्डर कर दिया किसी का। अब ये तो अपराध है ना, क्रिमिनल केस हो गया ये तो ऐसे केस में तो फिर आपको बताना पड़ेगा। और दूसरा किसमें, दूसरा एक तो क्रिमिनल केस हो गया। अब सपोज करो हस्बैंड और वाइफ के बीच में क्या हो जाए, झगड़ा हो जाए कोई, और झगड़ा किस बात का हो रहा है कि वो कह रहे हैं कि मैं तो डाइवोर्स लेना चाहता हूं इससे, कि अब कोई भी बात हो सकती है उनके बीच में, किस बात से झगड़ा हुआ है। तो अब झगड़ा जो हुआ है तो कोर्ट भी पूछेगी भैया क्या बात है, तो क्या अभी नहीं बताया कि क्या बात है, अब तो बता सकती है ना। तो सिविल सूट में कब हो सकता है, जब उन दोनों के बीच में ही क्या हो जाए, कोई विवाद हो जाए, तो फिर उस केस में भी फिर तो कह सकते हैं ये लोग। तो एक तो हो गया क्रिमिनल केस में कब, तो हर क्रिमिनल केस में हो सकता है, क्रिमिनल केस तो कोई भी हो उसमें चल जाएगा, लेकिन सिविल केस में केवल तब चलेगा, सिविल केस में केवल तब चलेगा जब उनके बीच में ही कोई विवाद हो गया हो। अब जैसे मान लो वाइफ को हस्बैंड ने पीटा, क्या ये बात भी नहीं बताया क्या वो, बताओ, बतानी पड़ेगी ना ये तो। तो अब अगर हस्बैंड ने वाइफ को पीटा या कोई और बात हो गई उनके बीच में, जैसे कि मान लो उसने पीटा, मारा, कुछ और कोई एक्टिविटी करी उसके साथ, तो वो भी क्रिमिनल केस हो गए कि नहीं हो गए। तो फिर ऐसे केस में ये किया जा सकता है। तो ऐसे करके सिविल और क्रिमिनल दोनों केसेस के अंदर अप्लाई हो जाता है, ठीक है। लेकिन इन जनरल क्या होगा, ऐसा नहीं किया जा सकता, कंपेल तो दोनों को किया ही नहीं जा सकता, बाध्य नहीं किया जा सकता इस चीज के लिए, ठीक है। एक केस लिख सकते हो इसके लिए, सेक्शन नंबर 122 के लिए, राम भरोसे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, राम भरोसे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, 1954 का केस है, जहां पर बहुत इंटरेस्टिंग केस है ये। वैसे तो इसमें ये कहा गया कि सेक्शन नंबर 122 जो है वो क्या करता है कि दो हस्बैंड वाइफ को ही नहीं कम्युनिकेट करने के लिए कह रहा है कि हस्बैंड और वाइफ दोनों के पास ये प्रिविलेजेस मिल जाती है कम्युनिकेशन की इसमें, ठीक है, सेक्शन नंबर 122 में, कि किसी भी को भी बाध्य नहीं किया जा सकता, ठीक है। लेकिन सपोज करो अगर कोई व्यक्ति जो है, इस हस्बैंड और वाइफ के बीच में कोई बातें हुई हैं, ठीक है, और उस केस में क्या हुआ है, वो कहीं से अपने वाइफ को खुश करने के लिए उसका जो हस्बैंड है वो किसी का मंगलसूत्र या कोई ज्वेलरी जो है चुरा कर ले आता है और अपनी वाइफ को पहना देता है, और इस काम को होते हुए कौन देख ले, उसकी वाइफ देख ले। अब उसने कुछ बताया तो है नहीं उसे, लेकिन उसने देख लिया कि ऐसा हुआ है। अगर उसे उसने बताया होता तब तो बात अलग हो जाती, लेकिन उसने होते हुए देखा है, तो क्या आप कम्युनिकेट कर सकती है कि किसी को भी, अब कर सकती है, क्योंकि उसने अब बताया नहीं है, ठीक है। तो ये बात है कुछ चीजों के बारे में, तो ये बात कही गई थी आपके राम भरोसे के केस में। अब यहाँ पर, अब इसे एक चीज को ध्यान रखना, ये जो क्रिमिनल केस की बात हो रही है ना, क्रिमिनल केस दूसरे के खिलाफ नहीं,
ये वाइफ के खिलाफ हो रहा हो तब की बात है, केवल वाइफ के खिलाफ हो रहा हो। अब यहाँ पर जैसे कि मैं आपको ज्वेलरी के बारे में बता रहा था कि अब यही चीज जो है क्रिमिनल केस जो हुआ है कि भाई हस्बैंड जो है, राम भरोसे के केस में जो मेन बात है, वो हस्बैंड जो है अपनी वाइफ के लिए कोई नेकलेस चुरा के लाया है और वो कह रहा है कि ऐसे ऐसे मैं उस पर्टिकुलर व्यक्ति के घर में से चुरा के लाया हूं, और इस बात का स्टेटमेंट वाइफ दे देती है, तो इस केस में वो एडमिसिबल नहीं माना जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर हस्बैंड ने कोई बात अब वाइफ को बताई ही नहीं होती और वो कह रहा है मैं तो दुकान से लाया हूं, लेकिन अब वाइफ ने अगर देख लिया होता ऐसे करते हुए, चोरी कूदते हुए देख लिया होता, ठीक है, अब इसने तो कम्युनिकेट नहीं करा ना हस्बैंड ने वाइफ को, तो फिर ऐसे केस में ये एडमिट कर सकती है किसी बात। दो तरीके के केस हैं जहां पर एक तो सिविल केस की बात आए और एक हो गया क्रिमिनल केस की बात। यहाँ पर क्रिमिनल केस अगर महिला के खिलाफ ही किया जा रहा है जिससे उसकी शादी हुई है उसके साथ ही किया जा रहा है, चाहे वाइफ हस्बैंड के साथ करे, चाहे हस्बैंड वाइफ के साथ करे, क्रुअल्टी करे, कोई और काम करे, टॉर्चर करे, कोई और सेक्सुअल हरासमेंट करे, उसका जिस तरीके से भी किया जाए, तो क्रिमिनल केस के अंदर उसके खिलाफ कोई भी बात की जा रही है तो फिर उसका कम्युनिकेशन तो वो कर सकते हैं एक दूसरे के खिलाफ, क्योंकि केस करना है ना उन्हें, तो बात तो बतानी पड़ेगी। ऐसे ही सिविल केस में भी हो सकता है ये काम। लेकिन साथ ही साथ जब आए बात ऐसी कि जब हस्बैंड जो है वो वाइफ के लिए कोई चीज लेके आया है और वो बता रहा है कि मैं इसे चुरा करके वहां से लाया हूं, तो फिर अगर ये वाइफ कुछ कहेगी तो वो इनएडमिसिबल हो जाएगी बात कोर्ट के सामने। लेकिन वाइफ के सामने हस्बैंड ने कोई बात ही नहीं बताई इस तरीके की, लेकिन उसने केवल देखा है तो और वो उससे कुछ पूछा गया तो फिर वो बता सकती है उसके बारे में। इस तरीके की बात जो है आपको एक केस लिखिए, एमसी एमसी वर्गीस एमसी वर्गीस वर्सेस टीजे पूनन। उन्नीस सौ सत्तर का केस है। इस केस में जो मैं अभी आपको बता रहा था ना कि उसने अगर खुद नहीं देखा है, केवल वाइफ ने उसका कंडक्ट देखा है, वो क्या कर रहा है कैसे कर रहा है, लेकिन उसने उसको मेन चीजों को होते हुए नहीं देखा, या जो वाइफ है उसको कम्युनिकेट नहीं किया गया हस्बैंड के द्वारा, तो फिर ऐसे केस में वो कॉम्पिटेंट हो जाएगी ऐसा एविडेंस बनने के लिए, विटनेस बनने के लिए। क्लियर बात। इसी तरीके से सेक्शन नंबर 120 देखोगे, सेक्शन नंबर 123 वो स्टेट के अफेयर्स की बात कर रहा है। स्टेट अफेयर्स का मतलब है कि स्टेट की कोई बात जो है वो मेन है और वो ऐसी है जो कॉन्फिडेंशियल रखी जानी चाहिए, जैसे कि पैसे कैसे बनते हैं, सिक्के कैसे बनते हैं, कौन कौन सी केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, तो क्या कोई बता देगा कि उन बातों को? कोई भी नहीं बता सकता। तो ऐसी कुछ चीजों के बारे में बता रखा है। एविडेंस टू एज टू द अफेयर ऑफ द स्टेट, स्टेट से रिलेटेड जो अफेयर्स हैं उनके रिगार्डिंग अगर एविडेंस की बात की जाए तो क्या किसी से मांगे जा सकते हैं क्या? तो कह रहा है कि नो वन शैल बी परमिटेड टू गिव एनी एविडेंस डिराइव्ड फ्रॉम अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड। ऐसे रिकॉर्ड जो अनपब्लिश्ड हैं, मतलब वो सीक्रेट रिकॉर्ड्स हैं, उनको पब्लिश नहीं किया जा सकता लोगों के सामने। और किससे रिलेटेड है? रिलेटिंग टू द अफेयर्स ऑफ द स्टेट। स्टेट का मतलब भारत से भी हो सकता है और किसी राज्य से भी हो सकता है। अब उनकी बहुत ऐसी कोई चीज लिखी हुई है जिसको कोई बता ही नहीं सकता, और आप कह रहे हो बताओ बताओ, कैसे बता दें? तो उसको भी बाध्य नहीं किया जा सकता। एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ द ऑफिसर ऑफ द हेड डिपार्टमेंट कंसर्न हु शैल गिव विद होल्ड सच परमिशन एज ही थिंक फिट। जब तक कि उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का हेड जो है वो परमिशन ना दे दे उसे। उसने परमिशन दे दी कि भाई सीक्रेट नहीं है, तुम बता दो, कोई दिक्कत नहीं है, तब तो दिक्कत ही नहीं है, वैसे नहीं बता सकते। ठीक है। तो ये भी आपका प्रिविलेज कम्युनिकेशन के अंदर आ गया।
तो एक तरीके से प्रिविलेज कम्युनिकेशन में कौन कौन सी चीज आ गई, 123, 122 भी था, और अब है 124 ऑफिशियल कम्युनिकेशन। सेक्शन नंबर 124 जो है वो ऑफिशियल कम्युनिकेशन की बात कर रहा है। क्या बता रहा है ये, यहां पर साफ साफ कहा है कि नो पब्लिक ऑफिसर shall be compelled to disclose communication made to him in the official confidence when he consider that the public interest would suffer by the disclosure। कह रहा है कि कोई पब्लिक ऑफिसर है ना, उसको भी कंपेल नहीं किया जा सकता किसी चीज को डिस्क्लोज करने के लिए, अगर कि उसको ऑफिशियल तौर पे वो कॉन्फिडेंस रखने के लिए कहा गया है तो वो भी नहीं करेगा। अब ये पब्लिक सर्वेंट कौन हो, पब्लिक ऑफिसर कौन हो सकता है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो सेक्शन नंबर 21 ऑफ आईपीसी में आता हो, ठीक है। तो व्हेन ही कंसीडर दैट द पब्लिक इंटरेस्ट, जब तक कि वो चीज ऐसी ना हो कि वो पब्लिक इंटरेस्ट में बतानी जरूरी है लोगों के लिए, तब ही डिस्क्लोज करेगा, अन्यथा नहीं कर सकता। तो ये बात सेक्शन नंबर 124 में कह रखी है। अब कोर्ट किसी डिपार्टमेंट को क्या कर दे, समन भेजे डॉक्यूमेंट मंगवाने के लिए, और कहे कि ये कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट लाके भेजिए दिए हमें, तो क्या भेजेगा वो व्यक्ति, मना कर देगा, कहेगा भैया सेक्शन नंबर 124 के तहत मुझे क्या है, प्रिविलेज है, मैं ऐसा डॉक्यूमेंट आपको नहीं दे सकता, ठीक है। सेक्शन नंबर 125 क्या कहता है इसी के बारे में, ये कह रहा है इंफॉर्मेशन एज टू द कमीशन ऑफ ऑफेंसेस। अगर कोई तरीके का ऑफेंस कमिट किया जा रहा है, कमीशन किया गया है, तो उनकी इंफॉर्मेशन भी क्या दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। तो कह रहा है कि नो मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर शैल बी कंपेल्ड टू से व्हेन ही गॉट एनी इंफॉर्मेशन एज टू द कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस। कह रहा है ना तो कोई मजिस्ट्रेट और ना ही किसी पुलिस ऑफिसर को कोई इंफॉर्मेशन अगर दी गई है किसी व्यक्ति के द्वारा, तो उनके पास वो इंफॉर्मेशन कहां से आई है उसके बारे में उनको बाध्य नहीं किया जा सकता। जैसे कि सपोज करो ए नाम के व्यक्ति ने मजिस्ट्रेट साहब को इन्फॉर्म किया कि साहब ऐसे ऐसे सी का मर्डर हो गया है, तो किसको कहा इसने, मजिस्ट्रेट को कहा या किसी पुलिस ऑफिसर को कह दिया। अब इसके बारे में अगर बता दिया कि ये किसने कहा है तो इसको क्या पता मार दे, तो क्या इसको बाध्य किया जाएगा इस चीज के लिए, तो इसलिए मना कर रहा है। इसलिए कह रहा है कि नो मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर शेल नॉट बी कंपेल्ड टू से कि वेंस ही गॉट एनी इंफॉर्मेशन, की वो ऐसी इंफॉर्मेशन की कमीशन ऑफ ऑफेंस हुआ है, ऐसी इंफॉर्मेशन आपके पास कहां से आई है वो बताइए, तो फिर ये बाध्य नहीं है इस चीज के लिए। और नो रेवेन्यू ऑफिसर शेल बी कंपेल्ड टू से व्हेन ही गॉट एनी इंफॉर्मेशन एज टू द कमीशन ऑफ ऑफेंस अगेंस्ट द पब्लिक रेवेन्यू, और ना ही किसी रेवेन्यू ऑफिसर को भी कंपेल किया जा सकता है कि आपको कहां से पता चला इस रेवेन्यू के बारे में, कहीं पर रेवेन्यू से रिलेटेड ऑफेंसेस हो रहे थे, ठीक है, और ऑफेंसेस के बारे में वहां रेवेन्यू ऑफिसर पहुंच जाता है, तो वो पूछता है, उससे पूछा जाता है या बाध्य किया जाता है कि भाई बताओ कहां से आया तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन, किसने दी तुम्हें इंफॉर्मेशन, तो वो बाध्य नहीं इस चीज को बताने के लिए, ठीक है। तो ये भी एक प्रिविलेज कम्युनिकेशन हो गई। तो रेवेन्यू ऑफिसर किसे कहते हैं, तो रेवेन्यू का काम जो करते होंगे, जिनको अपॉइंट किया गया है रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए, वो सब रेवेन्यू ऑफिसर है। क्लियर। अब ऐसे ही है वकीलों से रिलेटेड, बैरिस्टर से रिलेटेड, जो आप केसेस लेते हो उनसे रिलेटेड सेक्शन नंबर 126, इसमें भी प्रिविलेज कम्युनिकेशन की बात की। जैसे सपोज करो आपने किसी का केस ले लिया, किसका लिया, किसी भी अक्यूज व्यक्ति का ले लिया, अब वो आपसे खुद कह रहा है कि साहब मैंने मर्डर किया है या कुछ किया है, तो इस बात के बारे में आपको बताया उसने, तो आपको अगर बता दिया तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि आप भी कोर्ट में जाके गवाही दे दो हाँ साहब उसने मर्डर किया है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते, और ना ही आपको बाध्य किया जाएगा इस चीज के लिए, ठीक है। तो इस तरीके की जो बातें हैं, नहीं तो फिर कोई वकील के ऊपर भरोसा करेगा कभी, कभी नहीं करेगा, केस ही नहीं देगा, वो तो बताएगा नहीं आपको कोई बात, तो वो तो झूठ पे झूठ बोलेगा आपके सामने। तो इसी चक्कर में सेक्शन नंबर 126 में भी प्रिविलेज कम्युनिकेशन दी गई कुछ लोगों को, इसलिए इसको क्या कहा है, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। देखो क्या है, नो बैरिस्टर, बैरिस्टर भी वकील ही होते हैं क्या, बैरिस्टर भी वकील होते हैं, जो यूके से डिग्री लेके आते हैं वो बैरिस्टर कहलाते हैं। अटॉर्नी, आप जानते हो अटॉर्नी जनरल होते हैं। इसके अलावा पहले अटॉर्नी भी बोलते थे। प्लीडर, प्लीडर को जानते हो, जो प्लीड करता है, वकील को आप जानते ही हो। तो शेल एट एनी टाइम बी परमिटेड, तो इनमें से किसी को भी परमिशन नहीं दी जाएगी,
किसी भी समय, अनलेस विद हिज क्लाइंट एक्सप्रेस कंसेंट। मतलब अगर ये खुद भी कहना चाहेंगे ना तो कोर्ट मना कर देगा, कहेगा क्या तुम्हारे पास ऐसी बातों को बताने के लिए क्या क्लाइंट की कंसेंट है? क्या क्लाइंट से बात करी तुमने जिसके खिलाफ तुम ऐसे बयान दे रहे हो? वो कह रहा है कि साहब नहीं दी, तो फिर कहेंगे कि भाई तुम डिस्क्लोज भी नहीं कर सकते। इसलिए लिखा है कि शैल नॉट बी एट एनी टाइम परमिटेड टू डिस्क्लोज एनी कम्युनिकेशन मेड टू हिम इन द कोर्स और एंड फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज सच बैरिस्टर, प्लीडर, अटॉर्नी और वकील। ध्यान रखना एक चीज, ये कब होनी चाहिए? ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। उसका एम्प्लॉयमेंट क्या है? जब वो वकील के पास एज अ क्लाइंट ही गया हो। अरे वकील के पास जब जाते हो तो क्या होता है, उससे वो उससे पूछता है ना कि क्या क्या हुआ है, सारी बातें बताओ। अब उसने बता दी और वो साहब वकील जो है कोर्ट में जाके बयान दे देता है कि साहब हाँ मेरे से कहा था इसने, फिर वो एडमिशन नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह की कुछ बातें हैं जिनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसलिए 3 लोगों के बारे में बेसिक इसमें बताया गया है, 4 लोगों के बारे में, बैरिस्टर, अटॉर्नी, प्लीडर और वकील। तो ये किसी भी तरीके से कोई भी बात नहीं बता सकते हैं। ठीक है, और क्या लिखा है आगे? ऑन द स्टेट टू कंटेंट और कंडीशन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट विद विच ही हैज बिकम एक्वांटेड इन द कोर्स। और अगर उसको कोई डॉक्यूमेंट भी दिए गए हैं ना किसी तरीके के, उस केस से संबंधित क्लाइंट के द्वारा दिए गए हैं, कोई 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 और चीज भी उसने मांगी है, डॉक्यूमेंट मांगे हैं, तो उन डॉक्यूमेंट को भी ऐसा नहीं है कि बोल तो नहीं रहा सर आपने मना किया था कि वे बोल नहीं सकते, सेक्शन नंबर 124 कहता है, ऐसा नहीं है। जो डॉक्यूमेंट दिए गए हैं उनको भी पेश नहीं कर सकते आप कोर्ट के सामने जब तक कि उसकी क्या नहीं हो, परमिशन नहीं हो। और अगर कोई एडवाइस भी अगर उसके क्लाइंट ने कुछ मांगी है उससे किसी बात के बारे में, तो ऐसी एडवाइस के बारे में भी डिस्क्लोज नहीं करेगा कि किस बात के बारे में बातें हो रही थी। ठीक है, लेकिन अब कह रहा है कि भैया तुमने मना तो कर दिया कि कोई बात नहीं बताई जाएगी, लेकिन कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पर वकील भी कोर्ट के सामने गवाही दे सकता है, कुछ बातों के बारे में कुछ एडमिशन कर सकता है एज अ विटनेस। कौन कौन सी बातें हैं वो? तो कह रहा है कि नथिंग इन दिस सेक्शन शैल प्रोटेक्ट फ्रॉम डिस्क्लोजर। तो कह रहा है ये सेक्शन जो है, अभी तक तो प्रोटेक्ट कर रहा था ना, अब कह रहा है ये सेक्शन जो है अब प्रोटेक्ट नहीं करेगा किसी बात के डिस्क्लोज करने के लिए। अगर कोई वकील जो है कोई बात डिस्क्लोज करना चाहता है तो, जैसे कि एनी सच कम्युनिकेशन मेड इन फर्दरेंस ऑफ एनी इलीगल पर्पज। अगर उसने कोई कम्युनिकेशन इलीगल पर्पज के काम से किए हैं, जो घटना घटित हो गई वो तो अलग हो गई अब, लेकिन अब जो काम करना चाहता है वो कम्युनिकेशन कर रहा है आगे भविष्य के लिए, वो इलीगल पर्पज के लिए करवाना चाहता है, तब तो बता सकता है कि सर ये केस ही इसलिए करवाना चाह रहा है कि इसको कोई किसी व्यक्ति के साथ क्या करना चाहे, फ्रॉड करना है, या उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी जो किसी थर्ड पर्सन के नाम है उसको अपने नाम करवाना चाहता है सर, इसलिए फ्रॉडबाजी करना की कोशिश कर रहा है और केस करने की बात कर रहा है। तो फर्दरेंस की बात हो रही है, और फर्दरेंस किस बात का? इलीगल पर्पज के लिए। ठीक है, आगे देखिए क्लॉज 2 इसका, एनी फैक्ट ऑब्जर्व बाय बैरिस्टर, प्लीडर, अटॉर्नी और वकील इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट शोइंग एट एनी क्राइम फ्रॉड हैज बीन कमिटेड सिंस कमेंसमेंट ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। मतलब क्या हुआ है कि उसके एम्प्लॉयमेंट के दौरान वकील को, बैरिस्टर को ऐसा नॉलेज हुई, ऐसी इंफॉर्मेशन मिली कि इसने दोबारा से कोई, अब तक किया ठीक है, लेकिन इसने कोई ऑफेंस कमिट करने की बात हो गई है या करने वाला है ऐसा काम करने की वजह से, तो फिर उसके भी बारे में कम्युनिकेट कर देंगे। देखो लिखा है शोइंग दैट एनी क्राइम, उनको पता चलता है कि कोई क्राइम, किसी तरीके का फ्रॉड किया जा चुका है इसके द्वारा। और कब पता चला? सिंस द कमेंसमेंट ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, जब से उस वकील को हायर किया था ना उसने, उसके बाद किया उसने। जैसे ही वकील को सारी इंफॉर्मेशन पहले तो बता दी, फिर उसके बाद वकील को बताया कुछ और मामला कुछ और था, और फिर बाद में जब उसको हायर कर लिया उसने वकील को, तो उसके बाद कोई ऑफेंस कमिट करके आया, कोई फ्रॉड कर रहा है उससे,
तो फिर उसके बारे में तो वकील बता सकता है ना साहब, मेरे सामने तो ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। It is immaterial whether the attention of such barrister, pleader, attorney, vakil was or was not directed to that such fact by or on the on on the behalf of his client। तो अब कह रहा है बैरिस्टर, प्लीडर और अटॉर्नी, अब ये कह रहा है कि यहाँ पर बैरिस्टर का या प्लीडर का या अटॉर्नी का या वकील का उसके क्लाइंट के द्वारा कोई ऐसी बातों के बारे में बताया गया था, नहीं बताया गया था, उन बातों का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो कह रहा है कि साहब मैंने तो ये बातें बता दी थी इनको ऑलरेडी। वो कह रहा है कि हमें इससे मतलब नहीं है, अगर ऐसा कुछ होते हुए दिखा और उन्होंने बता दिया तो फिर। क्लियर है बात? हाँ ज्योति जी क्लियर है क्या बात? क्या कह रहे हो? हाँ तो वो भी बता सकते हैं ना। ज्योति जी आपकी तो आवाज ही नहीं आ रही, पता नहीं क्यों। खैर आगे देखिए, यहां पर एक और जो है एक्सप्लेनेशन के ऊपर स्टार लगा लीजिए, क्या बता रहा है आपको। यहां पर इसने साफ साफ लिखा है इस बात के बारे में कि जो ये वकील है, जो बैरिस्टर है, ये जो अटॉर्नी है या वकील आपका जो प्लीडर है, इनमें से ओके, इनमें से कोई भी व्यक्ति जो है, अगर मान लो कि इन्होंने केस लड़ लिया और ये जीत गए या हार गए, तो ऐसा नहीं है कि जब केस उसने या उस व्यक्ति ने क्या करा, केस को उससे उठा करके ट्रांसफर कर दिया किसी और वकील को, कह रहा है कि मेरे को विश्वास ही नहीं इस पे। तो ऐसे केस में भी वो दुश्मनी निकालने के चक्कर में ऐसा नहीं है कि उनकी फोटोकॉपी रखवा के अपने पास रख रखी हो और फिर बाद में कोर्ट में जाकर के गवाही दे दे। तो कह रहा है कि अगर डिसकंटिन्यू भी हो जाएगा तो फिर उसके ऊपर कंटिन्यू रहेगी वो ऑब्लिगेशन की, वो किसी को भी ये बातें नहीं बताएगा। क्लियर हो गई बात? एक्सप्लेनेशन पढ़ो इसका। ऑब्लिगेशन स्टेटेड इन दिस सेक्शन, जो स्टेट की गई हैं, बताई गई हैं इसके अंदर ऑब्लिगेशंस किसकी? वकीलों की। उनके बारे में कंटिन्यू वो कंटिन्यू रहेंगी। कब तक कंटिन्यू रहेंगी? आफ्टर हिज एम्प्लॉयमेंट है सीज। अगर सीज हो गया ना उनका एम्प्लॉयमेंट, मतलब उनसे उनसे वो केस छीन लिया उसने, क्लाइंट ने, उसके बाद भी, या सीज कब हो जाएगा? केस खत्म होने के बाद। सीज होने के बाद भी वो ऑब्लिगेशन जो है सेक्शन नंबर 126 वो उस एडवोकेट के ऊपर लागू रहेंगी, कंटिन्यू रहेंगी, वो खत्म नहीं होंगी। कहीं बाद में जाकर के केस छीन लिया तो अब बाद में जाकर के कह दे कोर्ट में जाके। क्लियर हो गई बात? जैसे कि कुछ एग्जांपल देख लो। ए जो है, ए नाम का व्यक्ति वो क्लाइंट है और वो अपने अटॉर्नी से या वकील से कहता है कि आई हैव कमिटेड फॉर्जरी। अब उसने पहले ही जुर्म स्वीकार कर लिया, तो अब फॉर्जरी के बारे में बता दिया, तो क्या वकील जो है कोर्ट में जाके गवाही देते कि साहब इसने फॉर्जरी की है? तो फिर तो ऐसे कोई बताएगा किसी को। तो वो कह रहा है कि आई हैव कमिटेड फॉर्जरी एंड आई विश यू टू डिफेंड मी, और मैं चाहता हूं कि आप क्या करो, मुझे डिफेंड करो। तो एज अ डिफेंस ऑफ अ मैन नोन टू बी गिल्टी इज नॉट अ क्रिमिनल पर्पस। अब उसने जो अपना गिल्ट किया है तो ये क्रिमिनल पर्पस के लिए नहीं है। दिस इज कम्युनिकेशन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिस्क्लोजर। क्लियर? आप खुद पढ़ के देखना, समझ में आ जाएंगी सारी चीजें। क्लियर हो गई ना बातें सारी? चलिए आगे देखिए, सेक्शन नंबर 127। यहां पर भी एक और कम्युनिकेशन के बारे में कहा है कि कभी कभी क्या होता है, वकील जो है वो क्या करता है, कभी कभी खुद समझ में नहीं आ रही उसको बातें अपने क्लाइंट की, क्योंकि वकील तो इंग्लिश में पढ़ा लिखा है और वो हिंदी में बोल रहा है, उससे समझ में नहीं आ रही। तो उसने क्या बोला है, उसके लिए इंटरप्रेटर को बुला लिया या किसी ट्रांसलेटर को बुला लिया या टाइपिस्ट को बुला लिया।
अब भाई इंटरप्रेटर को भी बुलाओगे तो वो भी तो फैक्ट पता चल जाएंगे ना, थर्ड पर्सन को, ट्रांसलेटर को भी पता चल जाएंगे, या जो टाइपिस्ट है उसको भी पता चल जाएंगे क्या फैक्ट है इस केस के और क्या क्या कह रहा था ये। अब जो भी बातें हुई हैं तो सारी बातें अब वकील के अलावा किसको पता चल गई, उस व्यक्ति को भी पता चल गई जिसको उन्होंने हायर किया है। तो क्या उसकी भी ऑब्लिगेशन बन जाएगी क्या? तो कह रहा है सेम उसी तरीके की ऑब्लिगेशन उस इंटरप्रेटर की भी बन जाएंगी जो सेक्शन नंबर 126 में वकील की थी। नहीं तो फिर उसको रोकने से क्या फायदा हुआ, यही बता देगा किसी बात को जाकर के। इसलिए कह रहा है द प्रोविजन ऑफ सेक्शन नंबर 126 शेल अप्लाई टू द इंटरप्रेटर, और किसके ऊपर, क्लर्क के ऊपर, और किसके ऊपर, सर्वेंट के ऊपर, क्योंकि क्लर्क और सर्वेंट भी तो वहीं पे रहते हैं ना उसके वकील के चैम्बर में। तो फिर उनको भी पता चल गई वो बातें, अगर कोई कम्युनिकेशन हो रही है तो फिर वो वकील का जो क्लर्क है, सर्वेंट है, उन्होंने जो बातें सुनी है क्या वो बता दे, तो फिर तो ऐसे तो हो गया काम। इसी तरीके की सेम बात मैं आपको ऐसे ही बताता हूं, जैसे कि सेक्शन नंबर 122 में पढ़ रहे थे ना, कम्युनिकेशन रिलेटिंग टू द हस्बैंड और वाइफ। सपोज करो वाइफ जो है किसी व्यक्ति से कह दे, वाइफ जो है वो किसी व्यक्ति से कह दे कि भाई मैं तो खुद तो कह नहीं सकती कोर्ट में जाकर के, ऐसा करो तुम ये बयान दे दो क्योंकि ये बातें मुझे किसने बताई, मेरे हस्बैंड ने बताई है। तो क्या वो भी हो जाएंगी क्या, क्या उनको दिया जा सकता है क्या? कोर्ट उनको भी एडमिसिबल नहीं करेगा, कहेगा ये तो फिर तो वही बात हो गई कि डायरेक्ट ये कान ना पकड़ कर ये कर रही है तुमने, तो बताई तो वाइफ नहीं है, तो फिर क्या मतलब है उसका, तो वो कह देगा कोई काम की नहीं है। क्लियर? आगे देखिए, ऐसे ही सेक्शन नंबर 28 भी है। सेक्शन नंबर 28 जो है आपका, प्रिविलेज नॉट बे बाय द वॉलंटियरिंग एविडेंस। अब कह रहा है कि आपकी ऐसी प्रिविलेज जो है वो खत्म नहीं हो जाएगी, नॉट वेव्ड, किसकी वजह से, बाय वॉलंटियरिंग एविडेंस। अगर कोई व्यक्ति जो है वॉलंटरी तौर पर क्या कर रहा है, किसी तरीके का कोई एविडेंस दे रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसने अपना राइट जो है त्याग दिया है। सपोज करो क्लाइंट जो है खुद जाकर के कोर्ट में खड़ा हो जाता है और वो कुछ बातें बताता है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या वकील ये सोच ले कि भाई क्लाइंट बता रहा है तो अब तो मैं भी तैयार हो गया बताने के लिए? ऐसा नहीं है। इसलिए वो कह रहा है कि वो वॉलंटरी खुद बता रहा है तब भी आप बाध्य हो जाओगे सेक्शन नंबर 126 के अंदर। आपको ऐसा नहीं है कि उसने कह दिया, उसने वो सारी बातें कह दी तो आप भी कह दो, क्या पता वो कुछ और ही बताना चाह रहा हो और आपने उसको मिस इंटरप्रेटेड करके उसकी सारी पोल खोल दी कोर्ट के सामने। तो इसलिए साफ साफ कहा है कि वॉलंटरीली तरीके से वो खुद स्वयं स्वेच्छा से अगर कोई बातें करना चाहता है, बताना चाहता है, तो वो तो बता सकता है लेकिन आप नहीं बता सकते। क्लियर? देखिए क्या लिख रहा है, इफ एनी पार्टी टू सूट गिव एविडेंस, कोई भी पार्टी है जो सूट से रिलेटेड है वो एविडेंस देना चाहती है। पार्टी टू द सूट का मतलब क्या है यहाँ पर, प्लेंटिफ या डिफेंडेंट। तो अब वकीलों की बात नहीं हो रही, वो प्लेंटिफ या डिफेंडेंट जो है जिसने अपने वकील हायर कर रखे हैं उनको नहीं, वो नहीं बता रहे कुछ भी बात। कौन बता रहा है, वो क्लाइंट खुद बता रहा है अपनी बात। गिव एविडेंस देयर एट हिज ओन इंस्टेंस, वो खुद चाहता है और बता रहा है। अदरवाइज, या अन्य कोई बात हो, ही शैल नॉट बी डीम टू हैव बीन कंसेंटेड। इसका मतलब ये नहीं है कि उसने कंसेंट दे दी है, कि वो अगर खुद अपनी बातें बता रहा है तो इसका मतलब उसने वकील को कंसेंट नहीं दे दी इस बात को बताने के लिए। क्या पता वो खुद और कुछ बता रहा हो, नया फैक्ट ला रहा हो, और पता चला वकील कह रहा है कि यार इसने तो सारी बातें बता दी अब मैं भी बता सकता हूं, ऐसा नहीं है। ठीक है, इसलिए कह रहा है कि इसका मतलब ये नहीं मान लिया जाना ही चाहिए कि ही शैल नॉट बी डीम टू हैव कंसेंटेड, कि उसने वकील को सेक्शन नंबर 126 में कंसेंट मांगनी थी ना उसने, वो कंसेंट नहीं मानी जाएगी यहाँ पर। क्या लिख रहा है देखिए, देयर बाय टू सच डिस्क्लोजर एज इट मेंशन इन सेक्शन नंबर 126। अब ये 126 की जब बात आ रही है तो ये सेम इंटरप्रेटर पे भी लागू हो गई, सर्वेंट और क्लर्क पे भी लागू हो गई और वकीलों पे भी लागू हो गई। क्लियर? इफ एनी पार्टी टू अ सूट और प्रोसीडिंग कॉल एनी सच बैरिस्टर, अगर वो किसी
कोई भी पार्टी, पार्टी मतलब प्लेंटिफ हो चाहे डिफेंडेंट हो, वो अपने वकीलों को बुलाते हैं, चाहे वो बैरिस्टर हो, प्लीडर हो, अटॉर्नी हो, वकील हो, और कैसे बुलाते हैं? एज अ विटनेस के तौर पे बुलाते हैं उनको। ठीक है, तो ही शैल डीम टू हैव बीन कंसेंटेड टू सच डिस्क्लोजर ओनली if question such barrister, attorney, vakil on the matter, but such question he would not be liberty to disclose। मतलब क्या है इसका? सपोज करो ए नाम का व्यक्ति है कोई, ये क्या है? क्लाइंट है, या अब ये कोर्ट में गया तो पार्टी टू द सूट है, प्लेंटिफ हो सकता है, डिफेंडेंट हो सकता है। ये कहता है साहब मैं अपने वकील को बुलाना चाहता हूं। अब इसने क्या करा? अपने बी नाम के वकील को बुला लिया। इसने जो है इससे कोई सवाल किया। अब इसने जो सवाल किया है तो केवल उसी सवाल का जवाब मांग रहा है इससे। ये इसका मतलब ये नहीं कि इसने बुला लिया एज ए विटनेस के तौर पर इस व्यक्ति को तो ये अब सारी पोल खोल दे इसकी। इसका मतलब कंसेंट नहीं मान ले कि वो कंसेंट दे रहा है कि भाई अब तुम सारा एविडेंस दे दो। तो ये जो चीज पूछ रहा है वही चीज बताए ये बी नाम का व्यक्ति। इसका मतलब कंसेंट नहीं है कि भाई वकील ने इस व्यक्ति ने विटनेस के तौर पर वकील को कॉल कर लिया तो ये सारी बातें बता दे वहां जाकर। ठीक है, इसलिए लिखा है कि ही वुड नॉट बी एट लिबर्टी टू डिस्क्लोज। उसको आजादी नहीं मिल जाएगी ऐसा कोर्ट में बुला करके कि भाई तुम अब तो सब कुछ बता दो, उसके डिस्क्लोज कर दो। हाँ, इसी चक्कर में ऐसा लिखा है। फिर देखिए सेक्शन नंबर 129, कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन विद लीगल एडवाइजर। अब देखो अभी तक तो आप वकीलों के बारे में ही सुन रहे थे, अब लीगल एडवाइजर भी वकील ही होते हैं। और ये क्या कर रहा है? आपको कोई लीगल एडवाइस कर रहा है किसी तरीके की, तो इसके कम्युनिकेशन के बारे में भी बताया कि यहाँ पर भी प्रिविलेजेस मिल जाएंगे आपको। लेकिन ये कैसी है? जो भी लीगल एडवाइस आपको दी है वो कॉन्फिडेंशियल ही मानी जाएगी, ऐसा माना जाएगा जैसे वो सीक्रेट है, तो उसके बारे में भी कोई डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता। क्या लिख रहा है? नो वन शेल बी कंपेल्ड टू डिस्क्लोज टू द कोर्ट एनी कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन विच हैज टेकन प्लेस बिटवीन हिम और हिज लीगल प्रोफेशनल एडवाइजर। जो क्लाइंट के बीच में और जो लीगल एडवाइजर के बीच में जो जो बातें हुई हैं किसी लीगल एडवाइस को मांगते हुए, तो उनके बीच में जो जो कम्युनिकेशन हुई है तो कोर्ट में उसे बुला करके उसे विटनेस के तौर पर बात नहीं किया जा सकता कि तुम बताओ ये सारी बातें। क्लियर? अनलेस ही ऑफर हिमसेल्फ एज अ विटनेस, जब तक कि वो क्लाइंट खुद जिसने एडवाइस मांगी थी वो खुद ना बुला ले उसे एज अ विटनेस। in which case he may be compelled to disclose any such communication as appear to the court necessary to known in order to explain any evidence which he has given but no others। तो सेम वही बात आ गई ना सेक्शन नंबर 128 में जो बात लिखी हुई थी कि जब तक वो खुद ना बुला ले और जो जो बात पूछेगा वही बतानी है, उसके अलावा कुछ नहीं बतानी है, फिर तो कंपेल किया जा सकता है अगर उसे विटनेस के तौर पर बुलाया गया है, लेकिन वही बात बताएगा जो पूछी गई है, उसके अलावा। तो यहां पर लीगल एडवाइजर के ऊपर बाध्यता डाली गई है सेक्शन नंबर 129 में। लीगल एडवाइजर को कहा है कि ये इसको भी कंपेल नहीं किया जा सकता और ये भी कोई बात नहीं बताएगा। ठीक है, अरे फिर ऐसे तो फिर कोई किसी की हेल्प करेगा क्या? क्लियर हो रही है बात? अब ऐसे ही देखो सेक्शन नंबर 130, सेक्शन नंबर 130 देखिए, प्रोडक्शन ऑफ द टाइटल डीड ऑफ अ विटनेस नॉट अ पार्टी। जहां पर टाइटल डीड मांगी गई हो और उसको प्रोड्यूस करने के लिए कहा गया हो, तो टाइटल डीड तो दे सकता है विटनेस के तौर पर, लेकिन वो पार्टी नहीं है खुद, तो उसके द्वारा भी क्या दी जा सकती है क्या ऐसी टाइटल डीड्स? उसके बारे में कह रहा है। तो कह रहा है नो विटनेस हु इज नॉट अ पार्टी टू अ सूट। जो पार्टी टू द सूट नहीं है, ठीक है, पार्टी टू द सूट कौन होते हैं? या तो प्लेंटिफ या डिफेंडेंट या उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव, वही तो पार्टी टू द सूट होते हैं। तो कह रहा है कि shall not be compelled to produce his title deed of any property। तो सपोज करो केस किसी पे चल रहा है
और प्रॉपर्टी की टाइटल डीड किसी से मंगा रहे हो, तो वो कह रहा है कि इनको भी बाध्य नहीं किया जा सकता। तो केवल किनको बाध्य किया जा सकता है? जो पार्टीज हैं उन्हीं को बाध्य किया जा सकता है टाइटल डीड मंगाने के लिए किसी प्रॉपर्टी की, किसी और को नहीं किया जाएगा। क्लियर हो रही है बात? जैसे कि टाइटल डीड समझते हो ना, कोई डॉक्यूमेंट मंगा रहे हैं प्रॉपर्टी का, उसकी ओनरशिप का, कि भाई बताओ ये, तो उन पार्टी से ही मंगा सकते हो आप, किसी और व्यक्ति से नहीं कहोगे, कंपेल नहीं कर सकते किसी और व्यक्ति को। ठीक है? और एनी डॉक्यूमेंट इन वर्च्यू ऑफ विच ही होल्ड एनी प्रॉपर्टी एज अ प्लेजी और मॉर्गेजी, और ना ही किसी व्यक्ति को जिसने डॉक्यूमेंट होल्ड कर रखे हैं, चाहे वो प्लेजी हो चाहे मॉर्गेजी हो, उनको भी नहीं बुला सकते आप। और एनी डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन इज माइट टेंड टू क्रिमिनेट हिम, और ना ही डॉक्यूमेंट मंगाने के चक्कर में उसको ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जिसकी वजह से वो व्यक्ति जो है थर्ड पर्सन, वो अपने आप में क्या हो जाए, उसके खिलाफ ही लीगल एक्शन लिया जा सके, क्रिमिनेट हो जाए वो। क्या पता ऐसा कोई डॉक्यूमेंट लाने से पता चल गया कि वो उसके खिलाफ ही एक्शन लिया जा सकता है, तो उस व्यक्ति को भी बाध्य नहीं किया जा सकता ऐसे डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है? तो तीनों चारों जितने भी हैं उनको सबको मना कर दिया कि इनको छूट मिल जाएगी, लेकिन किनको छूट नहीं मिलेगी? ए और बी जो प्लेंटिफ और डिफेंडेंट हैं, पार्टी टू द सूट हैं, इनसे अगर कोई डॉक्यूमेंट मंगाया जाएगा तब तो ये लाएंगे, ये तो ला सकते हैं। इनके अलावा कोई और ला सकता है क्या? कोई भी डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं किया जाएगा। लेकिन कब किया जा सकता है फिर? अनलेस को अंडरलाइन कीजिए। तो कह रहा है कि अगर वो पहले ही गवाह बनने के लिए तैयार हो गए हो, पुलिस वालों से साइन करवा ली हो उनसे, और वो एग्री हो गए हैं, साइन करके राइटिंग में दे दिया उन्होंने, तो फिर तो भैया ला के ही देना पड़ेगा तुम्हें, फिर नहीं रोक सकते आप, क्योंकि पहले ही कंसेंट दे चुके हैं वो तो। अब सिविल केस में तो पुलिस होती नहीं है, लेकिन उन्होंने पहले बोला था कि हम साइन कर रहे हैं, हम दे देंगे, उन्होंने विटनेस के तौर पर बन के आए थे। अब उस केस में तो फिर देने पड़ेंगे, इसलिए कहा है ही शैल एग्रीड इन राइटिंग। अगर वो एग्री कर दिया और उन्होंने डॉक्यूमेंट पे साइन कर दिए कि हाँ हम लाने के लिए तैयार हैं, कोर्ट ने उनसे कहा वो तैयार हो गए लाने के लिए, तो फिर अब लाना पड़ेगा। राइटिंग टू प्रोड्यूस देम द पर्सन सीकिंग द प्रोडक्शन ऑफ सच डीड ऑफ सम पर्सन थ्रू हु इज क्लेम, whom is whom he claims, जिसके लिए क्लेम किया जा रहा है किसी पार्टी के द्वारा। जैसे सपोज करो ए नाम का व्यक्ति जो है उसने क्लेम किया, और सी नाम के व्यक्ति जो थर्ड पर्सन है उसने कहा कि हाँ मेरे पास है मैं लाके दे दूंगा, उसने साइन और कर दिए उस पर, तो फिर ए वाले पार्टी ने इसको बुलवाया, तो फिर इसको डॉक्यूमेंट लाने पड़ेंगे, तब तो ला सकता है, वैसे नहीं ला। क्लियर? हाँ ज्योति जी बताइए, क्लियर है क्या? इसी तरीके की, अब देखो यहाँ पर 131 देख लो, अब ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की बात कर रहा है, अभी तक तो प्रॉपर्टी की टाइटल डीड की बात हो रही थी ना। अब ये 130 जो है सेक्शन नंबर, वो आपको इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की बात कर रहा है, या कोई डॉक्यूमेंट जो प्रोड्यूस करवाया जा रहा है। अब देखो कोई डॉक्यूमेंट किसी व्यक्ति से मंगाया गया और उसने मना कर दिया लाने से, तो क्या आप जबरदस्ती करोगे उसके साथ? नहीं, तो फिर तो आर्टिकल 20 जो है आपका क्लॉज 3 सेल्फ इंक्रिमिनेशन, उसका वायलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा? सेम वही बात 131 में लिखी है, यहाँ पर केवल टाइटल डीड की बात थी, और यहाँ पर हर तरीके के डॉक्यूमेंट की बात है 131 में। क्या लिखा है? प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड विच अनदर पर्सन हैविंग पोजेशन कैन रिफ्यूज टू प्रोड्यूस, उससे मंगाए गए और कुड रिफ्यूज टू प्रोड्यूस, उसने मना कर दिया लाने से। किसने लाने से मना कर दिया? दूसरे व्यक्ति ने, दूसरे व्यक्ति जिसके पास वो रिकॉर्ड थे। देखो क्या लिखा है, नो वन शेयर बी कंपेल्ड टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट इन हिज पोजेशन, जो उसके पोजेशन में है डॉक्यूमेंट उनको लाने से वो मना, कंपेल नहीं कर सकते आप, पहली बात तो। और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड अंडर हिज कंट्रोल, जैसे कि उसके पास कंप्यूटर है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कहाँ होते हैं? कंप्यूटर में तो होते हैं, तो उनको भी वो लाने से मना कर रहा है, तो आप बाध्य कर दोगे क्या उसे? तो कह रहा है विच एनी अदर पर्सन वुड बी एंटाइटल्ड टू रिफ्यूज टू प्रोड्यूस, तो फिर वो व्यक्ति जो है एंटाइटल जो है वो मना कर सकता है, रिफ्यूज कर सकता है इस चीजों को। अब देखो दो बातें हैं यहाँ पर,
जिसके पास कंट्रोल है, एक तो वो हो सकता है, सपोज करो उसका कोई घर में ही कोई, मतलब सपोज करो उसका कोई डिपार्टमेंट है, ठीक है, उस डिपार्टमेंट के अंदर कोई कंप्यूटर रखा है, उसके अंदर वो सोर्स है, तो वो भी तो उसके कंट्रोल में हो गया ना। ऐसा नहीं कि खुद के ही पोजेशन में हो, ऐसा भी हो सकता है कंस्ट्रक्टिव पोजेशन हो, जैसे उसके गोदाम में रखा है, घर पे नहीं रखा, तो है तो उसके कंट्रोल में ना, तो वहां से भी लाके दे सकता था वो चीजों को, लेकिन नहीं ला रहा। तो या तो खुद नहीं ला रहा या किसी और को नहीं लाने दे रहा, जो उसका खुद का कंट्रोल में है जो चीज, तो फिर उसके लिए भी बाध्य नहीं किया जा सकता। और जब प्रोड्यूस नहीं कर रहा है तो फिर क्या होगा, तो कह रहा है कि इसलिए लिखा है इफ देवर इन हिज पोजेशन और कंट्रोल, दिखा है ना, पोजेशन या तो उसके खुद के पोजेशन, एक्चुअल पोजेशन उसके पास है, या उसके ऊपर उसका कंट्रोल है। कंट्रोल का मतलब है पार्ट, वो चीज जो है वो किसी और के हाथ में है, ठीक है, लेकिन वो है किसके, वो व्यक्ति किसके अंडर में रहता है, उस व्यक्ति के अंडर में, तो वो उसके कंट्रोल में हो गई ना बात। अनलेस सच लास्ट मेंशन पर्सन कंसेंटेड टू देयर प्रोडक्शन, अब सेम वही बात है, जब तक कि वो खुद कंसेंट ना दे दे, खुद कह दे कि हाँ साहब मैं लाने की तैयार हूं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, साइन ना कर दे जब तक खुद। अभी 132 देखिए, अब कह रहा है कि कभी कभी क्या होता है, विटनेस जो है, अभी तक तो डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे थे, अब कोई विटनेस को बुलाया जा रहा है और वो तैयार हो जाता है, पहले तो वो कह रहा है कि हाँ साहब मैं गवाही देने के लिए तैयार हूँ, बुला लो मुझे। अब बुलाया तो वो उससे सवाल पूछे, तो वो सवालों का जवाब नहीं दे रहा है। अब वो क्यों नहीं दे रहा है, क्योंकि वो कह रहा है कि अगर मैंने इस सवाल का जवाब दे दिया तो मैं ही फंस जाऊंगा उस केस में, तो क्योंकि इसलिए लिखा है क्रिमिनेट हिम। देखो क्या लिखा है, विटनेस नॉट एक्सक्यूज्ड फ्रॉम आंसरिंग ऑन द ग्राउंड दैट आंसर विल क्रिमिनेट। विटनेस जो है वो एक्सक्यूज नहीं ले सकता इस बात का कि मैं क्रिमिनेट हो जाऊंगा, तो इसलिए मैं उसका आंसर देना नहीं चाहता। बस समझ में आ गई बात। तो इसलिए वो अगर नहीं देना चाहता था तो कोई दिक्कत ही नहीं है, भाई बाध्य तो कर नहीं सकते, लेकिन उसने कह दिया कि हाँ मैं दूंगा, उसके लिए कुछ प्रोविजन बता रखे हैं इसमें, देखो क्या लिख रहा है। अ विटनेस शैल नॉट बी एक्सक्यूज्ड, विटनेस जो है वो कोई एक्सक्यूज नहीं लेगा फ्रॉम एनी आंसरिंग एनी क्वेश्चन एज टू एनी मैटर रिलेवेंट टू द मैटर इन इशू इन एनी सूट और इन एनी सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग, चाहे वो सिविल हो चाहे क्रिमिनल हो प्रोसीडिंग, उसमें उसने पहले तो कह दिया हाँ, तो फिर अब वो एक्सक्यूज नहीं ले सकता कि मैं आंसर नहीं दूंगा इसका। अपॉन द ग्राउंड आंसर टू सच क्वेश्चन विल क्रिमिनेट, इस आधार पर ये नहीं कह सकता कि साहब क्या हो रहा है, कि मैं अगर इसका आंसर दूंगा तो मैं ही क्या हो जाऊंगा, अपराधी बन जाऊंगा इस केस में, तो और मे टेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू क्रिमिनेट, या डायरेक्टली नहीं बनूंगा तो इनडायरेक्टली क्रिमिनेट हो सकता हूं उसके चक्कर में, तो इस चक्कर में मैं फंस जाऊंगा। तो फिर वो कह रहा है कि सच विटनेस दैट ही विल इट विल एक्सपोज और एंड टेंड डायरेक्टली इनडायरेक्टली टू एक्सपोज, तो इस वजह से क्या हो रहा है कि ऐसा विटनेस को जब लग रहा है कि वो एक्सपोज हो जाएगा डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो सच विटनेस टू पेनल्टी और फोरफीचर ऑफ एनी काइंड, तो ऐसे विटनेस के ऊपर पेनल्टी लगाई जाए और फोरफीचर किया जा सकता है उसका किसी तरीके से। तो अब जब वो एक्सपोज हो रहा है तो क्या लग रहा है उसको, ऐसा विटनेस जो है अपने बारे में सोच रहा है कि या तो मेरे ऊपर पेनल्टी लग जाएगी किसी तरीके की, या जो मेरी प्रॉपर्टी है किसी तरीके की वो फॉरफिट की जा सकती है अगर मैंने इस चीज का जवाब दे दिया तो उसको ऐसा लग रहा है। क्लियर हो रही है बात। तो अब वो व्यक्ति जो है वो खुद सोच रहा है कि यार ऐसे आंसर इन्होंने बोल तो दिया मेरे से, बुला तो लिया विटनेस के तौर पर, अब वो इस बात का एक्सक्यूज नहीं लेगा कि साहब मैं तो बता ही नहीं सकता, नहीं तो मेरी खुद की प्रॉपर्टी, पता चला कि मेरी जानकारी ले रहे हैं डॉक्यूमेंट के चक्कर में मेरी बात हो रही है, और मेरी डॉक्यूमेंट चेक किए तो वो भी फर्जी निकल गए, तो इस चीज का ग्राउंड नहीं ले सकता, वो एक्सक्यूज नहीं मिलेगा उसको, उसको तो बतानी ही पड़ेगी। लेकिन कंपेल कर सकते हो क्या किसी को, तो कह रहा है कंपेल तो नहीं कर सकते, इसके लिए लिखा हुआ है प्रोवाइजो में, कह रहा है प्रोवाइडेड दैट नो सच आंसर, अगर ऐसा आंसर नहीं दिया जाता तो विच अ विटनेस शैल बी कंपेल्ड टू गिव,
तो उस व्यक्ति को ऐसे आंसर के लिए कंपेल नहीं किया जाएगा। वैसे तो रिफ्यूज कर रहा है तो अब कर ही क्या सकते हैं उस केस में, लेकिन उसे कंपेल भी नहीं किया जा सकता ऐसा आंसर लेने के लिए। शैल सब्जेक्ट टू हिम एनी अरेस्ट और प्रोसिक्यूशन और बी प्रूव्ड अगेंस्ट हिम in any criminal proceeding except the prosecution for giving false evidence by such answer। लेकिन कुछ बातों के बारे में लिखा हुआ है, इसलिए लिखा है कि अगर ना तो उसको अरेस्ट किया जाएगा ऐसे केस में, ना ही उसके ऊपर कोई कार्रवाई की जाएगी, और ना ही ऐसे सबूत उसके खिलाफ अगर मिल भी गए ऐसा आंसर देते समय तो उसके खिलाफ वो कार्रवाई भी नहीं होगी। इसलिए लिखा है बी प्रूव्ड अगेंस्ट हिम, उसके अगेंस्ट वो चीजें नहीं ली जाएंगी। भाई एक तो तुम्हें आंसर दे रहा है उसका और तुम उसके खिलाफ ही कार्रवाई करोगे क्या? तो इसलिए कह रहा है कि ऐसी चीजें उसके खिलाफ नहीं की जाएंगी अगर वो आंसर देता है तो। ठीक है, आगे क्या लिख रहा है, ना तो कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग चलाई जाएगी उसके खिलाफ, लेकिन अगर उसने झूठ बोला तो फिर नहीं छोड़ा जाएगा, फिर तो उसे अरेस्ट भी कर सकते हो, फिर तो उसके खिलाफ और कार्रवाई भी की जा सकती है क्रिमिनल केस की। ठीक है, तो ये आपका सेक्शन नंबर 132 हो गया। लास्ट सेक्शन 133 जो है मैं पढ़ा चुका हूं, आपको पहले ही पढ़ा था ना। सेक्शन नंबर 133 को मैंने आपको सेक्शन नंबर 100 कौन सा पढ़ाया था, सेक्शन नंबर 114, सेक्शन नंबर 114 पढ़ाया था, प्रिजम्पशन ऑफ सर्टेन फैक्ट्स, उसके बारे में पढ़ाया था, तब इसके बारे में बताया था मैंने आपको। तो यहां पर ये अकम्प्लिश के बारे में बता रहा है। क्या बता रहा है, अकम्प्लिश कौन होगा? तो कह रहा है अकम्प्लिश उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है जिस व्यक्ति जो कि क्या हो, सह अपराधी हो, किसी एक व्यक्ति के साथ मिलकर के उसने भी क्या करा हो, कोई ऑफेंस किया हो, लेकिन वो अपने बारे में भी अपने इल्जाम को कबूल कर रहा है और साथ में दूसरे व्यक्ति के भी बारे में बता रहा है कि साहब मेरे साथ मिलकर के इस व्यक्ति ने और अपराध किया था। तो वो व्यक्ति क्या कहलाएगा उस केस में, अकम्प्लिस। ठीक है, जो कन्फेस कर रहा है अपना अपराध भी, लेकिन दूसरे का भी अपराध कन्फेस कर रहा है, तो खुद भी तो फंसेगा उसमें जब दूसरे के बारे में कुछ बोलोगे तो उसी के बारे में यहाँ पे बताया है सेक्शन नंबर 133 में। तो कह रहा है कि क्या अकम्प्लिस के द्वारा जो बयान दिए गए हैं, क्या उसके आधार पर किसी व्यक्ति को कन्विक्ट किया जा सकता है? क्या कन्विक्ट किया जा सकता है? क्या वो कॉम्पिटेंट विटनेस होगा? क्या कॉम्पिटेंट विटनेस भी होगा, उसके आधार पर कन्विक्ट भी किया जा सकता है। क्लियर है बात? लेकिन आप उसके कोर्ट ने अगर उसके आधार पर उसकी बातों को सुन करके उसके बयानों को लेकर के अगर किसी व्यक्ति को कन्विक्ट कर दिया, तो आप इस ग्राउंड का आधार नहीं ले सकते कि सर इसका तो आपने एग्जामिनेशन ही नहीं किया, इससे तो आपने क्या नहीं लिए, और सपोर्टिव एविडेंस ही नहीं लिए, और आपने सीधे ही कन्विक्ट कर दिया उस व्यक्ति को, तो वो इनवैलिड नहीं हो जाएगी कन्विक्शन। ये बात कौन लेगा डिफेंस में? अक्यूज का डिफेंस लॉयर लेगा, कहेगा साहब ऐसे कैसे कन्विक्ट कर सकते हो आप, आपने तो इससे और कोई सबूत ही नहीं मांगे, केवल इसकी बातें के आधार पर आपने सजा दे दी इसको। तो बात हो रही है क्लियर? तो यही बात सेक्शन नंबर 133 कहता है आपका। अब इसके बाद सेक्शन नंबर 134 134, ये सेक्शन नंबर 134 जो है वो क्या बताता है आपको? ये बताता है नंबर ऑफ विटनेसेस के बारे में, कि कितने विटनेसेस एक केस के अंदर होने चाहिए। एक केस में कितने विटनेस हो? अरे एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, 100 विटनेस भी हो सकते हैं, ये तो डिपेंड करेगा ना केस के आधार पर। तो कह रहा है नंबर ऑफ विटनेसेस कितने भी हो सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आज का।